गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं चरक सूत्र 22। ठीक है, इस चैप्टर का नाम किया जाता है तो अर्थार्थो लंगन भृंगनीय अध्ययनम। ठीक है, इसमें क्या हम लंगन भृंगन के अध्याय के बारे में हम क्या इसके अध्ययन करेंगे। इसमें लंगन भृंगन के साथ साथ क्या हम लोग इसके जो षड कर्म है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना साइड में कि षड कर्म जो है, षड उपक्रम जो है उसके बारे में क्या है इसमें बताया गया है। तो चरक ने क्या है, चरक ने जो चरक संहिता उसमें क्या है षड उपक्रम है, आचार्य चरक के द्वारा क्या बताए गए हैं, षड उपक्रम बताए गए हैं। तो षडविध उपक्रम कौन कौन से आए थे, तो भृंगन, लंगन, स्वेदन, स्तंभन, रुक्षण और स्नेहन। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। अगर जो हम अष्टांग हृदय सूत्र 14, ठीक है ना, 14 की बात करेंगे, अगर अष्टांग हृदय सूत्र 14 तो उसमें क्या, उसमें द्विविध कर्म आ जाते हैं। ठीक है ना, द्विविध उपकरण आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से आए थे, संतर्पण और अवतर्पण। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये किसके लिए बात रखी गई है। तो सबसे पहले कि ये 6 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है कि जो हम पढ़ के आए षडविध उपक्रम, इसमें जो वर्ड आया हुआ है वो आया हुआ है तप स्व अध्ययन। ठीक है ना, तप स्व अध्ययन मीन्स तपस्या और स्व अध्ययन करते हुए अग्निनिवेश। ठीक है, जो अग्निनिवेश है उनके लिए वर्ड आया हुआ है, दैट इज अ तप और स्व अध्ययन। ठीक है ना, उन्होंने क्या है, अग्निनिवेश ने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, कितने हैं, उन्होंने प्रश्न पूछे गए। तो कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 12 प्रश्न। याद रखना कि जो चरक सूत्र जो 22 है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आत्रेय ने क्या है उनके उत्तर दिए हैं। तो 6 चिकित्सा कौन कौन सी बताई गई है। तो उन्होंने बोला गया है कि लंगन, उन्होंने सबके क्या है एज एक छोटा छोटा क्या बता दिया गया कि कौन सा जो कर्म है वो क्या क्या करता है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला गया कि लंगनम, लंगनम जो है वो क्या करता है, देह लाघव कर्म। ठीक है ना, जो लंगन है वो क्या करता है, हल्कापन लाता है शरीर में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है बृहतुम यच शरीर से जनते बृहनम। अगर हम भृंगन करते हैं तो उससे क्या है, जो शरीर है उसमें क्या आ जाती है, उसमें एक स्थूलता आ जाती है। ठीक है ना, शरीर जो है उसमें स्थूलता आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है रूक्षण। तो रूक्षण के लिए उन्होंने क्या बोला कि रोक्षे खर्तोम वैश्य तग तत्कुर्वयंती। ठीक है, रूक्षम, तो जो रूक्ष होता है वो क्या करता है, जो शरीर में मतलब कि रूखता है, रूखापन लाता है, खरापन लाता है। ठीक है ना, खुदरापन लाता है और विषदपन लाता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो रूक्ष बोल देते हैं। स्नेहनम स्नेह विषयंद मार्दव क्लेद कारकम। ठीक है, तो जो स्नेहन होता है वो क्या करता है, जो द्रव्य के है विषयंता करता है, मृदुता और क्लेदता को उत्पन्न करता है, उसको बोल देते हैं स्नेह बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्वेद। स्वेद कर्म क्या करता है कि स्तंभतम गौरवम शीतम घनम, क्या आ जाएगा, घनम वर्ड आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, स्तब्धम गौरवम शीतम घनम। तो इस चीज़ को जो नष्ट कर देता है उसको क्या बोल देते हैं, स्वेद बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्तंभन। तो स्तंभन कर्म क्या करता है, तो स्तंभनम स्तभयंती। ठीक है ना, त्वग्धि मंतम चल ध्रुवतम। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि जो स्तंभन लक्षण होता है, यहाँ लिखा कि जो द्रव्य क्या है उपाय गतिशील शील और क्या है चल द्रव्य को क्या है निश्चित रूप से रोकता है, उसे क्या है स्तंभन क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर लिखा है कि जो अष्टांग हृदय हैं उन्होंने क्या है द्विविध उपक्रम मत बताए हैं। एक तो संतर्पण आता है, द्विविध अवतर्पण आ जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात की गई है लंगन की। तो लंगन के द्रव्य जो बताए गए हैं, तो याद रखना कि जो लंगन के गुण हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो शलोका कहाँ से स्टार्ट होगा, तो लघु से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, लंगन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो लघु से स्टार्ट होगा। तो लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद। ठीक है ना, उसके बाद रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर। ठीक है, काठिन्य। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद आता है भृंगन। तो भृंगने को अगर आपने याद करना तो भृंगन सबसे पहले कहाँ से शलोका स्टार्ट होता है, तो गुरु से होता है। वो क्यों बताया जा रहा है, कई बार क्या होता है शलोका रख दिया जाता है और आपको पकड़ना होता है कि वो कहाँ का है, तो गुरु है। और ऊपर से आपको क्या याद रखना है, तो मशल, मसल। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, मसल। तो म से याद रखना कि मंद गुण होता है, स से रखना कि स्थिर गुण होता है, श से रखना कि सलक्षण गुण होता है, और ल मीन्स स्थूल। ठीक है, तो ये होता है पिछिल, पिछिल और स्थूल। ठीक है ना, पिछिल और स्थूल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो सब कुछ आप याद रख लेंगे, बस आपको क्या है मंद गुण और क्या आ जाता है साथ में स्थिर। ठीक है ना, भृंगन जो है वो क्या मंद भी करता है। ठीक है, स्थिर तो लगाता ही है, वो आप लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है रूक्ष। तो रूक्ष में आपको क्या याद करना होगा, तो रूक्ष में आपको याद करना होगा कि जो रूक्ष होता है वो क्या होता है, लघु, खर, तीक्ष्ण, उष्ण। तो देखो सबसे पहले रूक्ष तो याद ही रहेगा कि रूक्ष से स्टार्ट होता है तो रूक्ष हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि जो लघु है वो जो हमने ऊपर क्या पढ़ा लंघन, तो लंघन लघु से स्टार्ट होता है, भृंगन जो है वो गुरु से स्टार्ट होता है, और जो रूक्ष है वो कहाँ से, रूक्ष से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, पर इसमें देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट है, वो क्या है स्थिर पिछिलम।
जो रुक्ष है उसमें स्थिर गुण भी होता है और पिछल गुण भी होता है। इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है। हम इसको क्या है नहीं लगाते कि हाँ भी रुक्ष है तो स्थिर कैसे होगा, बट ये क्या है स्थिर बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है कर्म, वो कौन सा आ जाता है स्नेहनम। तो स्नेहन के जो द्रव्य होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना तो द्रव, ठीक है, सबसे पहले द्रव रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है मृदु भी है और क्या आ जाएगा मंद भी आ जाएगा, ठीक है ना, प्रायो मृदु मंद, ठीक है ना। बाकी आप लोग पहचान लेंगे कि सर होता है या फिर स्निग्ध होता है, पिछिल होता है, गुरु, शीतल, ये हो जाएगा। लेकिन क्या है मृदु मम, कई बार क्या क्वेश्चन रख दिया जाता है कि मंद और मृदु गुण किस में आता है, किस षडक्रम में बताया गया है, ठीक है, तो स्नेहन में बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है स्वेदन। तो स्वेदन के जो द्रव्य बताए गए हैं उसमें बताया गया है उष्ण और तीक्ष्ण, ठीक है, उष्ण, तीक्ष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, ठीक है। जो 4 बताए गए हैं उन्होंने बोला है कि ये सारे किस में आते हैं, तो स्वेदन में आते हैं। अगर आपको याद होगा जब हम स्वेदन की टाइप पढ़ते हैं उसमें आता है ना रूक्ष स्वेद होता है कि स्निग्ध स्वेद आपको देना चाहिए, तो आप उससे एक अंदाजा लगा लेना। और वैसे भी पता कि स्वेद है, हम उसको क्या है इनडायरेक्टली एक उसको गर्मी टाइप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या है उष्ण भी होगा तो तीक्ष्ण भी होगा, स्निग्ध होगा और रूक्ष भी होगा, ठीक है। सूक्ष्म है, दर है, स्थिर है, याद रखना है जो स्वेदन है वो भी क्या है स्थिर है, ठीक है। रूक्ष भी स्थिर है और जो स्वेदन है वो भी स्थिर है। नेक्स्ट अगला आता है स्तंभन। स्तंभन का जो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो शीत से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो स्वेदन है वो उष्ण से स्टार्ट होता है, उष्ण तीक्ष्ण से। जो स्नेहन है वो द्रव्य से होता है, स्वेदन जो है वो उष्ण तीक्ष्ण से, और जो स्तंभन है वो शीत से, ठीक है। शीत है, मंद है, मृदु है, संलक्षण है, द्रव, स्थिरतम, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है लघु। देखो स्तंभ है, स्तंभता से हम समझ लेते हैं कि कोई गुरु चीज़ होगी जो रोक रही है, तो ऐसा नहीं है, वो क्या है लघु होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने क्या है ज़्यादातर मोस्टली वो चीज़ें याद करनी है जो क्या है हम लोग हिंट नहीं लगा सकते, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कई बार ये भी पूछ ले जाता है कि हाँ भी कौन कौन से जो हमने षड उपक्रम पढ़े हैं, षडविध उपक्रम, तो उसमें कितने कितने गुण बताए गए हैं। तो देखो ब्रिंगन जो है, ब्रिंगन सबसे मजबूत करने वाला, स्थूलता लाने वाला, तो उसके पास गुण ज़्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू याद करने के लिए। तो फिर क्या करना होगा इसको कि उसके 10 गुण हैं, उसके क्या है 10 हैं। अब जो रूक्ष होगा, तो रूक्ष तो वैसे ही क्या हर टाइम हर किसी से रूठा रहता है, कटा कटा रहता है, तो याद रखना उसके कितने होंगे 8 होंगे। बाकी जितने भी बचे सबके 9 9 9 9, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब जहाँ जहाँ सर्कल लगाएं वो क्या है कि बताने के लिए कि ये गुण अगर आ जाएँ तो वो उसमें है, ठीक है, अलग है। जैसे कि एक तरह से जो हमने ऊपर पढ़ा ना उसकी समरी दी गई है। अब ये लंघन है, लंघन जो होगा लघु भी होगा, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, सर, खर, कठिन। तो ये क्या है लगाने में इतना टिपिकल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बहल आ गया वर्ड, बहल से हम कई बार क्या होता है स्नेह में लगा देते हैं, तो बहल जो होगा वो किस में आता है, तो भृंगन में आ जाता है, ठीक है ना। स्थूल है, ठीक है, स्थूल से तो चलो भृंगन है ये देख लेना। उसके बाद जो हमारे पास बचता है रूक्ष, तो रूक्ष में क्या स्थिर वर्ड जो है वो बोला था कि एक अलग से आता है, ठीक है, काठिन्य आप लगा लेंगे, रूक्ष, तीक्ष्ण, ठीक है। ये एक स्थिर वर्ड जो है वो उस चीज़ का क्या आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ अ स्नेह। तो स्नेह में क्या बोला गया है, तो गुरु, शीत, मृदु, द्रव, पिछिल, स्निग्ध, मंद, इसमें सब आप पहचान लोगे। इसमें बस मंद और मृदु और मंद का ध्यान रखना है। जो स्वेदन है वो गुरु होता है, पहले तो ये ध्यान देना है, स्वेदन जो है वो गुरु होता है, लेकिन जो स्तंभन है वो लघु होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझना। स्वेदन को क्या है सब लोग यही समझेंगे कि हाँ स्वेदन करवाया है तो लघुता आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ये गुरु, इसमें गुण जो होता है वो गुरु होता है और इसमें लघु होता है। और जो स्तंभन है वो द्रव वाला है। देखो है स्तंभन जो है वो क्या है एक तरह से रोक देता है हर चीज़ को, स्तंभता ला जाता है, लेकिन ये क्या होता है इसमें भी गुण कौन सा होता है, द्रव गुण होता है, ठीक है। और ये रूक्ष भी होता है, रूक्ष भी होता है, ठीक है। इन चीज़ों को क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया गया ना वो क्या है कि एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि कितने अंशों से किस किस का कितना डिफरेंस बताया गया है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, 3 में डिवाइड कर लिया। जैसे जो 6 क्रम थे ना उसको 3 में डिवाइड कर लिया। 3 में डिवाइड किया तो भृंगन, स्नेहन और स्तंभन, ठीक है, ये 3 अलग ले लिए। लंघन, रूक्षण और स्वेदन, इन तीनों को अलग ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भृंगन और स्नेहन में, ठीक है, कितने गुणों की समानता है, कितने गुणों की समानता नहीं है। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो लिखा गया कि भृंगन से स्नेहन की समानता 6 अंशों से है। कितने अंशों से हैं, 6, मतलब कि इसके गुण और इसके गुण कितने मिलते हैं, तो 6 गुण मिलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु, शीत, मृदु, पिछल, स्निग्ध, मंद, इनके ये जो गुण हैं वो मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि भृंगन से
स्तंभ की, मतलब भृंगन से जो स्तंभ की जो है वो कितनी बताई गई है, तो उन्होंने बोला कि 5 अंश मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 अंश मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है, 5 अंश मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, इन्होंने बोला गया है कि लंघन से रूक्ष, ठीक है ना, लंघन से जो रूक्षण के सामान्य कितने मिलते हैं, तो 5 गुण मिलते हैं। लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, कठिन, ये 5 मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि स्वेदन, ठीक है ना, और स्वेदन से, लंघन से स्वेदन की कितनी मिलती है, तो उन्होंने बोला गया है कि उसमें भी 5 ही मिलते हैं। ठीक है, लंघन को रूक्ष से करे, लंघन को स्वेद से करे, तो आपस में क्या है, 5 ही होते हैं। ठीक है, अतः अधिक समानता को देकर वाग्भट ने क्या है, संतर्पण अवतर्पण मीन्स भृंगन लंघन को क्या है, ये 2 प्रकार की चिकित्सा मानी है। जो वाग्भट है उन्होंने क्या है, जो चरक सूत्र अष्टांग हृदय सूत्र 14 जो है उसमें क्या है, 2 प्रकार का बताया, द्विविध बताया है, बस उसको लेकर बताया गया है। याद रखना कि जो लंघन से स्वेदन और लंघन से जो रूक्षण है, दोनों उसके साथ लंघन के साथ जो कंपेयर किए गए तो उसमें 5-5 अंश की क्या है, समानता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि भृंगन से स्नेहन जो है वो 6 अंश है, और जो भृंगन से स्तंभन है तो उसमें कितने अंश बताए गए हैं, तो 5 अंश बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारा लंघन के 10 प्रकार। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं कि आचार्य जो चरक हैं उन्होंने लंघन के कितने प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने क्या है, 10 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं, तो 10 प्रकार बताए हैं। तो 10 कौन कौन से हैं, तो 10 में आ जाता है सबसे पहले चतुर प्रकार है, ठीक है ना, चतुष प्रकार है संशुद्धि। ठीक है, चतुष प्रकार है संशुद्धि। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी संशुद्धि है, तो वमन, विरेचन, शिरो विरेचन, निरुबस्ती। ठीक है, तो क्या है, 4 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें क्या देखो होते क्या है, 5 होते हैं। ठीक है, पंच कर्म हम करते तो 5 कर्म होते हैं। तो वमन, विरेचन, ठीक है, नस्य, उसमें निरुवस्ती और अनुवासन वस्ती होती है। तो याद रखना कि लंघन करवा रहे हैं तो अनुवासन वस्ती क्या होती है, वो तो स्निग्ध होता है गुण, तो इसलिए क्या अनुवासन वस्ती को नहीं लिया है। ठीक है, कितने होंगे, सिर्फ 4 ही हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया, पिपांसा, मारुत, आतपो। ठीक है ना, पिपांसा मीन्स प्यास को रखना, प्यासा रखना। मारुत, ठीक है, वायु का सेवन करवाना। आतप मीन्स धूप का सेवन करवाना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि पाचन, ठीक है ना, पाचन उपवासस्य व्यायाम। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया, PUV। ठीक है, क्या बोल दिया, PUV, दैट इज़ अ पाचन, ठीक है, उपवास और व्यायाम। ये इतने मिलाकर कितने बनते हैं, दैट इज़ 10 प्रकार के बनते हैं। कितने बनते हैं, 10 प्रकार के बनते हैं। अब देखो 4 तो वही हो गए, 4 ये हो गए। उसके बाद हमें 3 याद करने हैं, तो 3 में याद रखना कि पांसा, मारुत और जो आ जाते हैं आतप सेवन। ये जो 3 होते हैं ये किस में आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं उसमें जो हम निरग्नि पढ़ते हैं ना, निरग्नि में आते हैं 3। ठीक है ना, तो वो आ गए। उसके बाद ठीक है ना, 4 3 7 हो गए। जो नीचे के 3 हैं तो वो क्या है, PUV करके याद कर लेना, PUV। तो क्या आ जाएगा, पाचन, उपवास और व्यायाम। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो ये आगे कि लंघन के इन्होंने क्या है, एक तरह से क्या है, प्रकार बताए गए हैं। क्या है, प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि लंघन के इन्होंने जो 10 प्रकार, ये देखो विमर्श में लिखा कि लंघन इन्होंने क्या है कि इस तरह क्या है, लंघन के 10 होते हैं। उसमें क्या है, जो 5 हैं तो 5 में वर्ण, विरेचन, नसन, निरुबस्ती और पाचन तक इन्होंने लिया गया है, जिसमें क्या हम द्रव्य यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या हम द्रव्य यूज़ कर सकते हैं। और जो 5 ऐसे लंघन कर्म बताए हैं जिसमें क्या हम द्रव्य को क्या है, यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 5 कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है प्यास को रोकना, हवा, ठीक है ना, धूप का सेवन, भोजन का रोकना, और क्या आ जाता है, श्रम करना। तो ये क्या है, 5 जो है वो अद्रव्य है। तो कई बार आ जाता है कि जो 10 प्रकार के बताए गए हैं उसमें कौन कौन से आए थे, तो 5 ये हैं और 5 वो हैं। ठीक है, वो याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर ना अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टाइप्स भी बताए हैं। जैसे कि जो वाग्भट है उन्होंने क्या है, जो लंघन है उसके 2 प्रकार बताए हैं, संशोधन मान लिया और संशमन मान लिया। ठीक है, संशोधन जो है मतलब शोधन जो है उसके 5 कर्म बता दिए गए हैं, और साथ में जो संशमन है उसको कितने में बताया गया है, तो उसको 7 में बताया गया है। ठीक है ना, तो वो कैसे है, तो उन्होंने बोला कि जो संशोधन है, ठीक है ना, जो संशोधन है उसमें कौन से है, तो वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण। उन्होंने जो ऐड किया है रक्त मोक्षण, निरु और क्या मान लिया इन्होंने, नस्य। ठीक है, और जो शमन है, शमन में इन्होंने क्या किया कि 7 मान लिए हैं। कितने मान लिए हैं, तो 7 मान लिए हैं। ठीक है, 7 में इन्होंने क्या किया कि जो हमने नीचे 5 किए हैं प्लस कर देंगे हम दीपन। ठीक है, जो 6 जो बच जाते हैं शेष। अब देखो किया क्या इन्होंने
अब जो इन्होंने बोला ना कि शेष शेष 6 जो हैं वो 6 कौन से शेष बोल रहे हैं, तो जब हम चरक संहिता में ये जो पढ़ते हैं नीचे वाले 10 विध जो हमने 10 माने हैं ना लंघन, उसमें जो 4 प्रकार के थे, ठीक है ना, जो शुद्धि कर्म थे कि वमन विरेचन शिरो विरेचन और निरु, तो इसको छोड़कर बाकी कितने बचते हैं, 10 में से 4 निकाल दोगे तो 6 बच जाएंगे। तो वही शेष 6 की बात की गई है कि 6 प्लस क्या आ जाएगा दीपन, ठीक है। तो इस तरह मिला के जो शमन के क्या हैं 7 बताए गए हैं। जो हारित है, हारित ने कितने बताए हैं, तो 3 भी बताए हैं और 6 भी बताए हैं। तो 3 कौन कौन से हैं, तो 3 में आ जाता है सबसे पहले, तो उसमें क्या आ जाता है 3, तो 3 में कौन कौन से आए थे, तो 3 में आते हैं लंघन, मध्यम और अतिलंघन, ठीक है। कौन से आते हैं, लंघन, मध्यम और क्या आ जाता है, अतिलंघन आ जाता है। और 6 में कौन कौन से आए थे, तो 6 में बोला गया है कि उपवास, वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, उष्ण जलपान और स्वेदन, ठीक है। ये चीज़ की आपको याद करनी है, याद रखना इसमें लंघन है, मध्यम है और अतिलंघन आ गया। इसमें कैसे कि वमन विरेचन इन्होंने ले लिया, रक्त मोक्षण ले लिया, ठीक है, उसके बाद स्वेदन, ठीक है ना, स्वेदन, उपवास और उष्ण जल, ठीक है, ये चीज़ों को क्या हारित ने माना गया है। इसमें सेम टू सेम वही कहानी सारी लिखी हुई है कि जो वाग्भट है उन्होंने क्या है शोधन और शमन माने गए हैं। शोधन में उन्होंने क्या है रक्त मोक्षण एक ऐड कर दिया गया है, इस तरह वो टोटल 5 बन जाते हैं। और शमन में इन्होंने क्या है कि दीपन को ऐड करके टोटल 6 मान लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आता है शोधन। शोधन से लंघन के पुरुष कौन से होते हैं, तो उन्होंने बोला गया कि जिन हम मतलब किनको लंघन करवाएंगे, तो उन्होंने बोला कि प्रभूत श्लेष्म पित्त समला, जिनमें क्या है जो कफ और जो पित्त है वो बड़ा हुआ प्रकोपित मिले और साथ में मल भी, ठीक है, अधिक मात्रा में मिले, उनको हमें लंघन करवाना चाहिए, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, जिनमें क्या है जो ये 3 चीज़ें हैं उसके साथ क्या है ससृष्ट मारुत है कि जो वायु है वो क्या है इन तीनों के साथ क्या युक्त है, उसको हमने लंघन करवाना है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया कि बृहिश शरीरा, ठीक है, बलिनो लंगे आदि विशुद्धि भी, तो उन्होंने बोला कि जिसका शरीर जो है बड़ा हो, बलवान हो, उसे संशोधन के द्वारा क्या है लंघन कर्म करवाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पाचन। पाचन के लिए उन्होंने क्या बोला कि किसको करवाना चाहिए लंघन। लंघन में हमने टाइप्स पढ़े, तो पाचन किसको करवाना चाहिए, तो पाचन में सबसे पहले था कि शोधन से लंघन। शोधन का मतलब क्या था कि हमने जो ये 5 प्रकार के जो ऊपर या 4 प्रकार के जो शोधन पढ़े ना वमन विरेचन, तो उसमें हमने किसको करवाना था, जिसमें पित्त और कफ बड़ा हुआ होता है, मल भी बड़ा हुआ होता है और उनके साथ क्या वायु भी प्रकोपित होती है, ठीक है। और दूसरा क्या उनका जो शरीर है वो बलवान होगा, तो उसको हमने सीधा शोधन करवा दिया, ठीक है, शोधन वाला लंघन करवा दिया। अब आता है पाचन। तो पाचन के लिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसा शरीर जिसमें क्या मध्य बल वाला हो, कफ और पित्त के साथ वो क्या है युक्त हो, और उसमें क्या है हर चीज़ की उन्होंने क्या है छोटी छोटी डिजीज बता दी है एज रिगार्डिंग टू पेट, जैसे कि वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सक, ज्वर, जो मनुष्य युक्त हो, जिन्हें भी बंद रहता हो, ठीक है, शरीर में गुरुता हो, डकार अधिक आते हो, जी मचलता हो, शरीर पीड़ित हो, उन व्यक्तियों को सब प्रथम क्या है वैद्य को क्या है प्राय पाचन कर्म करवाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उपयुक्त में क्या विशेषता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला गया कि और कौन कौन से हैं, तो हमने ऊपर कौन सा पढ़ा, तो पाचन पढ़ा है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पिपांसा और उपवास किस किस को करवाना चाहिए वो बताया गया है। तो जिनको अल्प बल हो, ठीक है ना, अल्प बल वाला क्या है रोग हो, ठीक है ना, जिन पुरुषों के शरीर में क्या है जो रोग है वो कैसा हुआ हो, अल्प बल वाला हो, तो उनको पिपांसा निग्रह और साथ में क्या आ जाता है उपवास करवाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो क्या है जो रोग वो क्या है बलवान हो, ठीक है ना, बलवान व्यक्ति, सॉरी रोग बलवान नहीं है, जो बलवान व्यक्ति हो उनके शरीर में मध्य वाले रोग हो, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले अल्प बल वाले रोग थे, ठीक है। अब क्या है जो व्यक्ति तो बलवान है लेकिन जो रोग है वो कैसा है मध्यम बल वाला है। तो उसमें उन्होंने बोला क्या करवाना चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया कि व्यायाम करवाना चाहिए, ठीक है ना, व्यायाम करवाना चाहिए, आतप का सेवन और मारुतय मतलब तीव्र वायु का क्या है सेवन करवाना चाहिए। उसके बाद है लंघन के काल, तो किस ऋतु में क्या है लंघन करवाने को बोला गया है, तो उन्होंने बोला है कि त्वग क्षीणा नाम, ठीक है, प्रमीड़ा नाम मतलब कि प्रमेह, ठीक है ना, प्रमेह के रोगियों को बोला गया है। स्निग्ध अभिष्यंदी भृंगनम, तो इनको क्या करवाना चाहिए, इन्होंने शिशिर ऋतु में क्या है लंघन कर्म करवाना चाहिए। याद रखना कि शिशिर ऋतु में बात की गई है। उसके बाद ये था लंघन का। अब आया था भृंगन द्रव्य। तो भृंगन द्रव्य कब देने चाहिए, तो उन्हें बोला गया कि जब साथ में देश में चलने फिरने वाले मृग मीन्स की पशु,
ठीक है, मछली, पक्षियाँ, विषैले जो विषैले ना हो, ठीक है, रोग रहित हो, युवावस्था में हो। याद रखना कि अगर हमने किसी को मांस भी देना है, मांस रस देना है, तो किन का देना है, तो जो युवावस्था के जो पशु पक्षी हैं या फिर जो मछलियाँ उनकी युवावस्था हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि ब्रिंगन के योग्य पुरुष कौन से हैं, किनको देना चाहिए, तो उन्होंने बोला शीन, शत, कृश, वृदा, दुर्बल, ये तो हो जाएगा। एक आता है नित्य मधवा, तो उसमें बोला कि जो क्या है नित्य क्या है अपना नित्य जो है वो रास्ते पे चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। स्त्री मध्य नित्य, स्त्री का सेवन करने वाला, मध्य नित्य पीने वाला होना चाहिए। और क्या है बोला गया कि कब करवाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ग्रीष्म काल में क्या हम ब्रिंगन करवाना चाहिए। याद रखना कि लंगन जो है वो शिशिर काल में बोला गया है और जो ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला गया, तो ब्रिंगन करवाने को बोला गया है। उसके बाद मांस रस के द्वारा ब्रिंगन के योग्य पुरुष कौन कौन से हैं, कि किन किन को मांस रस के द्वारा करवाने को बोला गया। तो शोष, अर्श, ग्रहणी दोष है, ठीक है ना, व्याधि भी, ठीक है ना, कृष्यार्ते ये, मासा नाम, ब्रिंगा नाम, ठीक है। तो याद रखना GAS गैस, ठीक है, गैस याद रखना। G फॉर क्या आ जाता है ग्रहणी, A फॉर अर्श और S फॉर शोष, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या है हमें ये चिकित्सा करवानी, उनको क्या है ये मांस रस देने को बोला गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रूक्ष, ठीक है ना, क्या आ जाता है रूक्षण द्रव्य, किए जाते हैं रूक्षण द्रव्य आ जाते हैं। तो रूक्षण द्रव्य को के लिए क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया है कि अगर किसी को हमने रूक्ष मतलब कि विधि देनी है तो उसमें कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है ना, सेवन, जो 3 वाले नीचे रस हैं जो कि वात को प्रकोपित करते हैं, वात का गुण रूक्ष होता है, तो वो जो चीज़ें हैं उसका सेवन करने को बताया गया है। और क्या बोला गया कि जो क्या है सेयन मतलब जो क्या है मैथुन में संयम ना रखना, ठीक है। और क्या बोला गया कि सरसों की खल्ली, तिल की खल्ली, पिन्याक जिसको बोल देते हैं। उसके बाद तक्र बोला गया, तक्रा नाम जिसे मट्ठा बोलते हैं, मधु आदि के सेवन करने से क्या है शरीर जो है वो रूक्ष बन जाता है। रूक्ष करते समय योग्य रोग कौन कौन से बताए गए हैं, ठीक है ना, रूक्षण करते योग्य रोग किन किन को हमें रूक्षण करवाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है अभिषंद वाले, ठीक है ना, अभिषंदा नाम, महादोषा, ठीक है, जो महादोष वाले होंगे उसमें क्या है रूक्ष करवाने को बोला गया है। मर्म स्थाना व्यस्त है, व्याध्यश्च, तो उन्होंने बोला कि जो मर्म स्थान वाले रोग हो, उरु स्तंभ वाले हों, ठीक है ना, उरु स्तंभ प्रवृत्ति और रूक्ष, तो जो उरु स्तंभ के रोगी हों उनको भी क्या है रूक्षता की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्तंभता। तो स्तंभता के लिए क्या बोला गया कि स्तंभता के लिए कि जितने द्रव्य द्रव, तनु, असर और जो क्या है शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाले होते हैं, ठीक है, जो क्या है शीतलता उत्पन्न करने वाले होते हैं। और क्या बोला गया है कि रस में स्वादु, तिक्त, कषाय हो, तो वैसे जो होते हैं वो क्या करते हैं स्तंभन करते हैं। ये तो जेन्युइन बात है, वो हम आपके गुण पढ़ चुके हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है कि कौन से पुरुष है जिनको हम क्या है स्तंभनीय करवा सकते हैं। तो बोला गया कि पित्त, कषार, अग्नि, दग्धा, ठीक है, तो इनको क्या है हम करवाना चाहिए। उसके बाद नीचे लिखा कि विष, स्वेद, अति योगार, ठीक है ना, विष और स्वेद से क्या अति निकलने से कष्ट जो पा रहे हैं उनको हमें क्या है स्तंभन कर्म करवाना चाहिए। अब आ जाता है कि अगर हमने चलो किसी को क्या है सम्यक लंघन करवा दिया, अब हमने षड्वित तो पढ़ लिया किस किस को देना चाहिए। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है हमने अगर किसी को क्या है लंघन अच्छे से करवा दो तो उसके क्या क्या गुण होंगे। तो उन्होंने बोला कि वात, मूत्र, पुरुष, ठीक है ना, क्या आ जाएगा वात, मूत्र, पुरुष, विसर्गे, गात्रे, लाघवे। और साथ में इन्होंने बोला कि इनका क्या होगा कि वात, मूत्र, पुरुष का क्या अच्छे से निकलेंगे, जो लघुता आ जाएगी, ठीक है, हल्कापन आ जाएगा। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया कि शुद्ध पिपांसा, मतलब उसको क्या है भूख और प्यास क्या है जो एक साथ लगेगी, ठीक है ना, या फिर साथ लगेगी, या फिर वो उसको क्या है सहन नहीं कर पाएंगे, उनको इतनी मतलब कि अच्छे से भूख लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट